ठीक है। सो LPP इज द नेम ऑफ द चैप्टर। फुल फॉर्म क्या है LPP का? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग क्लास 9 से ही, ठीक है। वन वेरिएबल, फिर क्लास 10th में 2 वेरिएबल आ जाता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी से डील करते हैं, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, तो उससे थोड़ा बहुत डील यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसका यूज क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो उसका ये यूज है स्मिथ की, इसका यूज किया जाता है बाय फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, कह सकते हो कि जैसे मैक्सिमाइज करना है तो कॉस्ट मैक्सिमा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है लेटेस्ट से, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, या जो कॉस्ट है, ठीक है, वो मिनिमाइज करना है, तो उनके पास एक गिवन रिसोर्स है कि कितना पैसा है, ठीक है। तो गिवन रिसोर्सेज के हिसाब से जो वो बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज का, जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए या जो कॉस्ट उनका लगेगा वो मिनिमाइज हो जाए, ये सब पता करते हैं यूजिंग LPP। क्लियर है इसमें? ठीक है। तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो मेन ये है कि नॉर्मली जब हमारे पास कुछ चीजें दे रखा हो तो उसका यूज करके आप कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं हमारी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पर कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको z इज इक्वल टू 30x प्लस 40y के रूप में आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम होता, जो कि अभी नहीं है, या प्रॉब्लम नहीं है तब भी ये आपको दिया रहेगा। इसी इक्वेशन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है ये? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब और क्या चीजें आप देखने को देख सकते हो, मतलब वहां पर तो और जो आपके क्वेश्चंस में चीजें रहेंगी वो रहेंगी कांस्टेंट्स कहते हैं जिन्हें। तो वो एक लीनियर इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि आपका 2-3 इनइक्वेशन होगा जिसका यूज करके आपको ग्राफ्स वगैरह बनाना होता है। इस तरीके से होता है वो कुछ 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, या x लेस देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो इस सब इनका जो यूज करते हैं इसमें फॉर ड्राइंग ग्राफ्स और फाइंडिंग आउट कि कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? सो इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप चीजें देखोगे कि ये जो दो चीजें वो कांस्टेंट रहेगी, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो देखो x और y होता क्या है? x और y होता है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्वाइस हो गए, है ना, नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, नंबर ऑफ, मतलब ये किसी चीज का नंबर होता है, क्वांटिटी होती है, कितने हम लोग बनाए, कितने घंटे काम करें, तो ये x और y इज सम क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी देखो नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी चीज की काउंटिंग या तो कुछ होगी नहीं, या तो जीरो से बड़ा ही होगा। अगर कुछ नहीं है तो जीरो, नहीं तो उससे बड़ा होगा। नेगेटिव तो नहीं हो सकती किसी चीज की काउंटिंग, है ना। तो ये जो होता है इसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, कि नेगेटिव वैल्यूज एक्स और वाई की नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि वो ले नहीं सकते, बट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्योंकि जहां पर दोनों एक्स, देखो जो एक्स और वाई से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक्चुअली कहाँ करेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों ही जब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो भी आपको एक्स और वाई पता करना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? सो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमेशा हर क्वेश्चन में आपका अवेलेबल होगा, क्योंकि ये क्वांटिटीज होती हैं और क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीजें आप देखते हो क्वेश्चन में, और इन सब का ही इस्तेमाल करके फिर कुछ वैल्यूज आपकी निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, कैसे क्या होगा, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा लेट से चर्चा करेंगे। और फिर वो वैल्यूज को आप इसमें पुट करते हैं, एंड देन जो वैल्यू मिलता है वो आपका आंसर होता है। तो सर ये करते कैसे हैं? तो देखो सबसे पहले तो हम क्लास 11th का थोड़ा सा ध्यान करते हैं। क्लास 11th में हम लोग इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीखते हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, है कि नहीं। तो दो तरीके से वो चीज होता है। देखो एक तो होता है कि जैसे 2x प्लस 3y है लेस देन 12 है, इसका ग्राफ बना दो।
या तो वो देखो इनइक्वालिटी क्या होता है, तो इनइक्वालिटी में हमारे पास चार साइंस होते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये चार साइन को क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन क्लियर है, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, ये इक्वल्स टू का साइन को इक्वालिटी कहा जाता है, और इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी में आपके पास ये चार साइंस अवेलेबल होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो जो आपको क्लास 11th अगर याद होगा तो लीनियर इनइक्वेशन में आपको इस तरह का एक या तो ड्रॉ करने के लिए आता था, या तो हो सकता था कि वो ऐसा हो कि जिसमें इक्वल्स टू ना हो, जैसे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12, तो एक इसका ग्राफ बनाने के लिए आ जाता था। तो फर्क क्या होता था, बस इतना ही फर्क होता था कि इसका जो लाइन बनेगा वो डॉटेड बनता है, याद है? इसका जो लाइन बनता है वो डॉटेड लाइन, क्योंकि उसमें इक्वल्स टू इट मींस जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पॉइंट्स नहीं लेने, तो पूरी लाइन में जो पॉइंट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन को, इक्वल्स टू वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो है नहीं, तो डॉटेड लाइन बनाते हैं इस केस में, ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब कैसे बनाते थे थोड़ा सा अगर याद करोगे, तो जैसे 2x प्लस 3y है और लेस देन 12 है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे दोनों ही केस में, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, बस फर्क इतना रहेगा कि उसमें फुल बनेगा, इसमें डॉटेड बनेगा। तो अभी मैं इसको बना रहा हूँ, और जो चीज़ें इसमें सिखाऊंगा, जो प्रॉपर्टीज या जो रूल्स इसमें सिखाऊंगा वही चीज़ उसमें भी चलेगा। तो 2x प्लस 3y ये आपको मिलेगा नहीं, देखो ये वाली चीज़ जो है ना क्लास 12th में आपको मिलेगा नहीं एलपीपी में, क्योंकि कांस्टेंट में हमेशा यही दो साइन होंगे, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो सर क्या ये आएगा कभी? हाँ देखो, एक समय के लिए आएगा, जब आप एक पार्ट पे पहुंचते हो, बताऊंगा वो थोड़ी देर में कि कहाँ पे यूज होगा, बट क्वेश्चन में नहीं होगा वो दिया हुआ इस तरीके से। एक जगह आता है, एक कंडीशन आता है जिसमें आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हो, तो ये ग्राफ आपको इस तरह के लीनियर इक्वेशन का बनाना होगा। लेकिन अभी के लिए तो हम देखते हैं जो कि लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो आएगा। तो आप क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए कॉन्स्टेंट्स का यूज करके ग्राफ बनाने के लिए, जब आपके पास ऐसे इन इक्वेशन पड़े होंगे, तो आप ये मान लोगे थोड़ी देर के लिए कि वो इक्वल्स टू है, तो नॉर्मली आप ग्राफ बना देंगे इक्वल्स टू 12 का। तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दोगे। तो मेरा क्या रहता है सीन कि मैं जीरो पुट करता हूँ, एक बार एक्स को एक बार वाई को, क्योंकि उससे होता क्या है कि आसानी से मेरा काम भी बन जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बट अगर आप एक्सेस वाला पॉइंट लेते हैं, एक्सेस वाला, तो वो इजी रहता है थोड़ा सा और सही भी रहेगा। तो x को जब एक बार जीरो पुट करूंगा, तो पुट करके देखो, जब x को जीरो लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जीरो प्लस 3y इक्वल्स टू 12, क्योंकि मैं अभी इस ग्राफ को बना रहा हूँ। ठीक है सर, लेकिन ये तो लेस देन इक्वल्स टू ना, तो आप इक्वल्स टू क्यों ले रहे हैं? देखो ग्राफ आप इक्वल्स टू लेकर ही बनाओगे, बाकी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि इससे क्या इफेक्ट आएगा। तो अभी 3y इज इक्वल्स टू 12 आया, और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/3, 4 के बराबर। तो x का वैल्यू जब मैंने जीरो रखा तो कितना आया, y का वैल्यू 4 आया। उसी तरीके से जब y का वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा। कैसे देख लो, तो 2x प्लस 3 टाइम्स जीरो इक्वल्स टू 12, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/6, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसमें समझ आ गया? सॉरी ये 2 है, हाँ ये 2 है यहाँ पर, और ये 6 है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज बना लिया, अब क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ताकि इन पॉइंट्स का हम लोग वहां पे पुट करके और अपने ग्राफ को ड्रॉ कर पाए। तो जैसे नॉर्मली हम लोग क्लास 9 से सीखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमें ड्रॉ करना है। तो ले लेते हैं दो एक्सिस। कोई भी सवाल अगर आपको आता है बीच में तो आप जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई चीज आपके मन में ऐसी हो जो समझना है, तो उसको रखना नहीं है अपने पास, बताना है मुझे। तो देखो हमने ये दो एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, अब क्या करना है कि जो पॉइंट्स हमारे पास थे उनको प्लॉट करो, 0,4। तो अभी के लिए मैं रफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट से कि ये मेरा 0,6 है और ये 6,0 है, ये मेरा 0,4 है। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो 0,4, और थोड़ा सा इसको दूर ले लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा ही बड़ा होगा वो। तो ये 0,4 ले लिया हमने, जस्ट 1 मिनट, 0,4, और इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग 6,0 ले लेते हैं। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो लाइन होगा कुछ इस तरीके से होगा। अब एक्चुअली जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन किसका लाइन है, इक्वल्स टू वाले का लाइन है, इनइक्वालिटी वाले का लाइन नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम वो बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास ग्राफ हुआ अभी, वो किसका ग्राफ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 का। क्लियर है कि नहीं?
अब मुझे किसका ग्राफ चाहिए, मुझे जो ग्राफ चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू 12 का चाहिए, 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 का चाहिए। इस केस में क्या आता है हमारे पास कि हमें शेडिंग करनी पड़ती है। इनइक्वालिटी में अगर आपको याद है तो शेडिंग करनी पड़ेगी अपने को, वो पता करने के लिए इसका ग्राफ कैसा होगा। शेडिंग कैसे करते हैं, शेडिंग करने के लिए देखो रीजन होता है, लाइन के ऊपर का रीजन या लाइन के नीचे का रीजन, दोनों में से एक रीजन होता है इसका आंसर। तो वो कैसे पता चलता है, तो आप कोई भी लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 और 4 है तो लेटेस्ट से यहाँ पे ये 4 होगा और 8 ले लेते हैं, तो 4,8 ले सकते हो आप, कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो इस लाइन के ऊपर है। अगर ये पॉइंट हमारी लीनियर इनइक्वालिटी के सिंबल को सेटिस्फाई कर देती है तो शेडिंग उस तरफ हो जाता है, और नहीं तो शेडिंग दूसरी तरफ हो जाता है। आप पॉइंट लाइन के नीचे का भी ले सकते हो, जैसे कि 2,0, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा तो 2,0 भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, लेकिन जब तक कि लाइन ओरिजिन से पास ना करे आपके लिए एक आसान काम ये रहेगा कि आप उस पॉइंट को ओरिजिन वाला पॉइंट ले लें 0,0। समझ रहे हैं इस चीज को, क्यों, कैलकुलेशन इजी होगा एंड फटाफट इस चीज को आप कर पाएंगे। क्लियर है, और गलती होने का चांस भी नहीं रहता है, क्योंकि वो प्लस माइनस में जल्दी कुछ करना नहीं है, शायद सीधा वो 0 आ जाता है, लेस देन इक्वल्स टू 12 देखना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया इसमें। तो ये पॉइंट हमने प्लॉट किया, लेकिन नोट यही है कि अगर लाइन एक्स एक्सिस से पास करेगी, ठीक है, लाइन अगर एक्स एक्सिस से पास करेगी तो उस केस में हमारा ओरिजिन वाला काम नहीं करेगा, कुछ और पॉइंट लेना होगा उस लाइन के ऊपर या नीचे। क्लियर है कि नहीं, सो इट विल नॉट वर्क। कौन सा होगा तो करेंगे अभी क्वेश्चंस तो पता चलेगा कि वो कौन सा है, सो वेट फॉर राइट टाइम। तो अभी जो है 0,0 अभी हम ले सकते हैं, तो 0,0 जब मैं लेके देख रहा हूँ तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये कंडीशन सही है, यस और नो। ठीक है, तो जब चेक किया हमने कंडीशन को तो ये सही निकला। अगर सही निकलता है तो हम जो शेडिंग करते हैं वो किधर कर देते हैं, पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट हमारा अभी ओरिजिन वाला है तो ये शेडिंग आप कर दोगे जिसमें आपका ये जो लाइन है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है तो लाइन भी इंक्लूडेड है। कहाँ तक करना है, तो ये तो देखो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये जो है आपका वो क्या है, ये पूरा कहीं पे भी जा सकता है इन्फिनाइट तक। तो एक अच्छा सा शेड दिखा के जिसमें कि बराबरी का वो करके और छोड़ देना है, क्योंकि आप सारा कुछ तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो एक अच्छा सा शेडिंग कर देना है। क्लियर है स्मिथ, करके छोड़ देना, ये ओपन ग्राफ चला जाएगा जिधर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, और इसमें हम ये बोलेंगे कि अगर इसके बारे में अगर हम बात करें स्मिथ, तो ये हो जाएगा कि ओपन हाफ कंटेनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑल्सो, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर वहीं पे वो इक्वल्स टू नहीं होता तो उस केस में हमारा ओरिजिन वाला तो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो लाइन वाले इंक्लूड नहीं होते। क्लियर है कि नहीं, अगर वो ये वाला या ये वाली के सिंबल का यूज करते हैं तो उसमें लाइन के पॉइंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, लाइन के पॉइंट जो हैं वो पार्ट नहीं होते हैं, इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, क्लियर है कि नहीं, जस्ट लाइन हाँ, लाइन जो होता है, लाइन के जो ऊपर जो पॉइंट होते हैं इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, ये कह सकते हो। तो इसी के ऊपर ना हमारे पास जो सैंपल पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे इसको, शायद आपने देखा भी हुआ होगा इसको, इस साल का जो सैंपल पेपर है 2023 का उसमें है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो लाइन एक्स एक्सिस से पास करेगी, और तो उस केस में ये काम नहीं करेगा, और उस केस में हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है इसमें, चलो सो आगे चलते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। अब देखो आपके पास एक नहीं होगा, वो जो कांस्टेंट है वो आपके पास एक नहीं होगा, मल्टीपल्स होंगे। सो 2x + 3y, जैसे कि एक 12 का ले लिया मैंने, तो आपके पास ये होगा। और लेटेस्ट से एक ले लेते हैं 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेटेस्ट से 12 ही ले लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स होंगे और इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कॉमन रीजन सॉल्यूशन मतलब फिजिबल रीजन बोल सकते हो। कॉमन जो रीजन होगा, ठीक है, अभी करके भी दिखाऊंगा आपको, उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, जहां दोनों को शेड करेंगे ना इसमें, तो उसमें जो हमारा पार्ट निकल के आएगा कॉमन रीजन, उसको क्या बोला जाता है, फिजिबल रीजन बोला जाता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, पूरे रीजन को, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया और एक और लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, और जो कॉमन एरिया, पूरा एरिया, जो पॉइंट्स आएंगे, अभी करके देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। एक कॉर्नर पॉइंट होता है, एक फिजिबल रीजन होता है, दोनों में क्या फर्क है करके देख लेते हैं। तो इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, उसका ग्राफ तो हमारे पास है ही, तो एक उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर इस दूसरे का ड्रॉ कर देता हूँ। एक मिनट देना आप, थोड़ा सा काम बच जाएगा अपना। तो देखो, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे ड्रॉ हुआ, है ना। ये तो पहले वाले का ही है, और हमने इक्वेशन जो है पहला यही ले लिया है। अब दूसरे का जो हम ड्रॉ करने जाएंगे, तो सेकंड वाले का ड्रॉ करते हैं। तो 3x माइनस, अच्छा, इसमें आपको हर क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव, चलो अभी देखते हैं उस बारे में, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। 3x माइनस 4y जो है वो ग्रेटर देन 12 है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू मानते हुए आप एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, सो बॉक्स बना लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो एक बार x को 0 और y को 0 ले लेते हैं। तो एक बार x को 0 लेंगे, तो x को जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा -3। तो देखो, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी वैल्यूज नेगेटिव नहीं होंगे, जो हमारा आंसर आएगा x और y का। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अच्छा, ये हो जाएगा। फिर x जब 0 लो, y जब 0 लोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो एक है हमारा 0, जो कि लगभग यहाँ पे होगा, 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 4, तो 4, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं होगा, तो 4, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बना देते हैं। कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ये हमने बना दिया। तो अभी हमने इक्वल्स टू के लिए बनाया, अब शेड करना होगा। तो शेड करने के लिए आप इस लाइन के ऊपर का या नीचे का पॉइंट ले सकते हैं, बट ओरिजिन लो, जिससे कि थोड़ा काम आसान हो जाए। तो चेकिंग द रीजन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स 0 ग्रेटर देन 12। तो ये गलत है, गलत है ना, ये गलत है ना। तो अभी के लिए हम ना सही ले लेते हैं क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। अभी इसको हम लोग सही ले लेते हैं क्योंकि तब इससे समझ आएगा। गलत में कोई दिक्कत नहीं है, सही में भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही बता दूंगा मैं भी, लेकिन ज्यादा समझ आएगा जब ये सही होगा। तो इसको अभी सही ले लेते हैं कि ये सही है, 12 बड़ा है। तो अगर ये 12 बड़ा है तो इसकी जो शेडिंग होगी वो कहाँ हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी, इसकी शेडिंग हो जाएगी ऊपर की तरफ। यस, ठीक है, तो ऊपर की तरफ शेड कर देते हैं इसको। तो ये शेड नहीं हो रहा, इससे कर देते हैं, यस, एक मिनट। हाँ, तो इस तरीके से इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब जो कॉमन एरिया आया, ठीक है, वो हमारा हो जाता है फिजिबल रीजन। कॉमन एरिया क्या है सर, देखो अभी के लिए जो कॉमन एरिया है वो मेरा ये जहां जहां ब्लू जा रहा है वो सारा है। क्यों, क्योंकि वहां ग्रीन तो है ही, है ना। नीचे वाला रीजन कॉमन नहीं है, जो ग्रीन वाला है सिर्फ, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। ये वाला रीजन जो है फिजिबल रीजन है। लेकिन जब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, जब क्वेश्चन में हम लोग इंक्लूड कर ले कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, उस केस में आपका ये है कि जो फिजिबल रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन एरिया होगा। तो अभी जो रेड से कर रहा हूं वो हमारा कॉमन रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा, जब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होंगे, और हर बार ही होगा वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो क्वेश्चन ये एलपीपी बेस्ड ही उस चीज के ऊपर है कि आपकी कंडीशन में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होंगे ही होंगे। अगर नहीं है तब भी आपको पता होना चाहिए कि नहीं है तो क्या होगा, और है तब तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन एरिया है सिर्फ वही। क्लियर है कि नहीं। सो दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं स्मिथ फिजिबल रीजन के ऊपर, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ।
इसमें ना हर एक चीज, छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। फिजिबल रीजन के अंदर पड़ने वाले कोई भी पॉइंट, फिजिबल रीजन के अंदर पड़ने वाले कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी x1 y1 अगर लोगे, चाहे वो लाइन के ऊपर हो चाहे लाइन के अंदर हो, मतलब इसके अंदर हो, ठीक है, उसमें हर एक पॉइंट हमारे क्या करता है, हमारे दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशन को, बोथ इन इक्वेशन को, या तीन है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब लेस देन ही रहेगा वो दोनों ही केस में, अगर ग्रेटर देन है किसी में तो ग्रेटर देन रहेगा। समझ रहे हो चीज को, समझ रहे, समझ रहे ना, कि अगर मैं कोई वही पॉइंट उठाऊं और वो पॉइंट पुट कर दूं इसमें और इसमें, तो सेटिस्फाई करेगा, कभी भी ये वाला बड़ा नहीं आएगा, हमेशा 12 से छोटा ही आएगा। क्लियर है, वो देखो यहाँ पे भी होगा, वो चीज यहाँ पे भी होगा, लेकिन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम सिर्फ इसी की बात करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसमें समझ आ रहा है। तो अगर हम फिजिबल रीजन की बात करें तो उसमें सारे पॉइंट जो है वो बोथ इन इक्वेशन, या एक अगर दो से ज्यादा है तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो फिजिबल रीजन किसे कहा जाता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो फिजिबल रीजन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू होती है ये, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करती है और साथ में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को, मतलब इस नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका देखो इतना ही काम है बस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं, सिर्फ मतलब फिजिबल रीजन जो लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है, बस कॉमन जो रीजन लेना है, वी सेटिस्फाई कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? रिस्ट्रिक्शन हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, को सॉल्व करने के लिए आएगा नहीं, चिंता नहीं करो, ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा ये, और आएगा अगर सॉल्व करने के लिए तो वो भी आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब सारे फिजिबल रीजन में से कोई एक या मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सो यहाँ नोट करके लिखते हैं, देखो यहाँ पे अनलिमिटेड पॉइंट्स है हमारे फिजिबल रीजन में, यस और नो। अब सॉल्यूशन जो होगा हमारा एक्स और वाई का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसमें से एक या एक से ज्यादा हो सकता है। सर एक से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, कब होगा बताएंगे इसको। सो ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोल सकते हो, जो पॉइंट्स हैं, ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, द वन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो मैक्सिमाइज करता हो या मिनिमाइज करता हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ATR, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उसे इज सेड टू बी, इज सेड टू बी द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू कहा जाता है उसे, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, जो पॉइंट, अच्छा उस किस वैल्यू को जो हम पुट कर देंगे, जैसे x पता चला कि x2 और y3 जो है ये हमारा ऑप्टिमल, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे पॉइंट को, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और इनको पुट करने के बाद जो z की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारा ऑप्टिमल वैल्यू होगा। क्लियर है इस चीज का? ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कैसे पता करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब कौन से जो हमारे फिजिबल रीजन है उसके कौन से पॉइंट जो होंगे वो हमारे ऑप्टिमल वैल्यू का पार्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है। तो एक यहाँ पे नोट लिखते हैं कि जितने भी आपके पास फिजिबल रीजन में सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से सिर्फ जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, जो इस फिजिबल रीजन को घेर रहा है, जहां पर जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये थ्योरम है कि वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो आपका इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे ही अकर करेगा। दिस इज अ थ्योरम, यू नीड नॉट टू नो कि वो कैसे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको भी लिख लेते हैं कि जो, देखो ये सारे पॉइंट्स ही हमारे फिजिबल सॉल्यूशन के पार्ट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो
सो जितने भी यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, उसमें से जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होंगे, हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पार्ट होंगे, और उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, द सेट ऑफ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बताना जरूरी है एमसीक्यू के पर्पज से, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल रीजन, फिर ड्रॉ भी करेंगे ग्राफ्स वगैरह, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, वो सारे ही फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अगर कोई पूछे कि फिजिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। कब होंगे एक से ज्यादा बताऊंगा। एलपीपी इज अ कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट, ठीक है। तो कन्वेक्स सेट क्या होता है? कन्वेक्स सेट मतलब एक ऐसा रीजन, ठीक है, जहां पे हर एक जो पॉइंट है वो क्या करे। कन्वेक्स सेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो फिजिबल सॉल्यूशन है आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये एक कन्वेक्स जो बन रहा है, देखो कॉमन एरिया जो बन रहा है वो एक कन्वेक्स सेट बन रहा है। क्या बन रहा है? कन्वेक्स सेट। जो जो देखो जो फिगर बन रहा है, जो कॉमन पार्ट बन रहा है ना, इसको लेके आता हूँ फिर पता चलेगा। तो ये वाला पार्ट जो सिर्फ कॉमन पार्ट है, इसकी बात हो रही है। अब कन्वेक्स सेट क्या है ये बताता हूँ कि अब सर ये क्या आ सकता है क्वेश्चन में, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना, कन्वेक्स सेट के बारे में पूछा जा सकता है। कन्वेक्स सेट क्या होता है बताऊंगा, 1 मिनट बस। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये कन्वेक्स सेट है। हमेशा जो फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, अब फिजिबल रीजन जो बनेगा या फिजिबल सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक कन्वेक्स सेट होगा। कन्वेक्स सेट क्या होता है? कन्वेक्स सेट कह सकते हो कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फिगर या रीजन कह सकते हो, एक ऐसा रीजन या स्पेस where every point on a line, where every point on a line, point on a line segment joining any 2 points on the line segment, lie on the line segment, lie completely inside it, inside the space. इट मीन्स देखो दो फिगर बनाता हूं, समझ आ जाएगा। एक फिगर है ये, और एक फिगर है देखो, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लूंगा और एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, तो उसके ऊपर पड़ने वाला हर एक पॉइंट अंदर ही इसी रीजन के अंदर लाई करेगा, यस और नो? अब इसके अंदर बनाऊंगा होगा, लेकिन हर बारी नहीं। अगर मैं ये दोनों पॉइंट लेता हूँ और इससे लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, तो क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि रीजन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कन्वेक्स सेट किस रीजन में है। ये कन्वेक्स सेट है, और इसको बोलते हैं नॉट अ कन्वेक्स सेट, या कनकेव सेट भी बोल सकते हैं। तो नॉन बोल लो, कनकेव बोल लो, या नॉन कन्वेक्स बोल लो, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो रीजन बनता है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा सकता है कि जो रीजन बनता है वो कैसा सेट होता है। तो कन्वेक्स सेट आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एनी ऑफ टू हो सकता है, ऐसा करके ऑप्शन होगा, लेकिन आपको कन्वेक्स सेट ही ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आती है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, ऑफ एलपीपी, अगर एग्जिस्ट करता है, देखो हर बार एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ना गिवन कंडीशन के हिसाब से भाई कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाए हमारे गिवन कॉन्स्टेंट्स को, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इफ, ठीक है, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट, तो ये कहां अगर करेगा? अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ कन्वेक्स सेट। समझ रहे हैं इस चीज को? कन्वेक्स सेट, तो जो कन्वेक्स सेट है हमारे पास ये कॉमन रीजन वाला, इसी के कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। क्लियर है कि नहीं? कॉमन या फिजिबल रीजन। कोई डाउट है मन में? ठीक है, आगे चलते हैं। सर आपने अभी कहा कि
कभी होगा कभी नहीं भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो ये कैसे होगा, तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो देखो, जब आप फिजिबल रीजन बनाएंगे तो वो फिजिबल रीजन दो तरीके का बन सकता है। फिजिबल रीजन दो तरीके का बन सकता है। तो वो दो तरीके क्या है, एक है आपका बाउंडेड बनेगा, बाउंडेड, और दूसरा क्या बनेगा, अनबाउंडेड। दोनों में से कुछ भी बन सकता है, और एक में एक ही बनेगा, ऐसा नहीं कि एक ही चीज दोनों में बनेगा। सो बाउंडेड जो है उसमें ऑलवेज एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, ऑलवेज एग्जिस्ट। और इसमें मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब सर कब करेगा कब नहीं करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाउंडेड का देख लेते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो अभी जो हमने फिगर देखा वो बाउंडेड ही था, ठीक है। ये वाला जो फिगर है हमारा, इसको यहाँ ले आते हैं, एक सेकेंड, जस्ट एक मिनट। तो ये देख रहे हो बाउंडेड है। इट मीन्स जो हमारा फिगर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो रीजन आएगा वो कुछ बाउंडेड ही आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। देन ये हो गया, देन ये हो गया। तो ये जो रीजन बन रहा है देख रहे हो, ये बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से। और अनबाउंडेड में क्या होता है, अनबाउंडेड में आपका खुला होता है, जैसे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, और ये वाला रीजन आ गया कॉमन। तो अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम जो अभी हमने ग्राफ बनाया उसमें मैंने वो चेंज कर दिया था साइन, क्यों, क्योंकि उसमें अनबाउंडेड आ रहा था, देख रहे थे, ये रीजन आ रहा था, याद है। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें कम समझ आएगी चीजें, ठीक है। अगर मेरा वो साइन रहता, कौन सा वाला, ग्रेटर देन वाला, तो ये वाला रीजन आता जो कि अनबाउंडेड रीजन है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर अनबाउंडेड रीजन जब होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट स्मिथ, ठीक है। अब कब करेगा कब नहीं करेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, बाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया, अच्छा निकाले कैसे जाएगा। तो अगर मान लो कि अनबाउंडेड या बाउंडेड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया जाता है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल दिया जाता है जब आपको पता चल गया कि एग्जिस्ट कर रहा है। वो दो केस हो गया, ये तो बाउंडेड में है या तो अनबाउंडेड में, आपको ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है। तो अच्छा, अनबाउंडेड पता कैसे चलेगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करने के बाद, कॉर्नर पॉइंट्स को जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स का निकालना बहुत जरूरी है दोनों ही केस में। तो कॉर्नर पॉइंट्स को जब आप पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, तो देखो क्या कर सकते हो कि एक टेबल सा बना सकते हो, ठीक है, और इस एक टेबल में दो रीजन में से बांट सकते हो। एक तरफ आप वैल्यूज को पुट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उस वैल्यूज को लिख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया। तो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन कर सकते हो, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और साफ सुथरा भी रहेगा। तो ऐसे लिख दिया यहाँ पे x, y, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, और इसमें जो है z डाल दिया, ठीक है। तो z की वैल्यू जैसे जो भी आपके पास होगी। फिर कॉर्नर पॉइंट्स आपने जैसे 2,3 है वो ले लिया, 1,0 ले लिया, वो पुट किया। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है डिपेंडिंग अपॉन दैट। मान लो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 2 या 4, और इसको एक और ले लेते हैं 0,5। तो ये आ गया 4 एंड 9 13 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 15 हो गया। तो लेट अस से कि अभी हमें मैक्सिमाइज करना है। सो 0,5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हमें मैक्सिमाइज करना था, ये हम मान के चल रहे हैं। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी जेड में पुट करने वाला जो कि 15 है, ये हमारा ऑप्टिमल वैल्यू हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर वो अनबाउंडेड है, ठीक है, अनबाउंडेड आपने पुट किया कि हाँ ठीक है मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अनबाउंडेड में ये, इन केस ऑफ अनबाउंडेड, ये जो वैल्यू आया है, चाहे वो मैक्सिमम आया हो चाहे मिनिमम आया हो, बाउंडेड, इट कैन बी आवर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। ये समझ लो कि या तो अनबाउंडेड में यही आंसर है जो आया है, या आंसर होगा ही नहीं। अगर ये नहीं है मेरा आंसर अनबाउंडेड में, तो आंसर होगा ही नहीं पॉसिबल वहां पे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अनबाउंडेड में कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही आपका सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जो वैल्यू आया है वही है कि, या फिर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो दो चीज होगी, या तो आपको मैक्सिमा बताना होगा या तो मिनिमा बताना होगा। तो जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे इसमें, तो एक मिनट में इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ। सो एक हमारा है z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y ये दूसरा है। तो मान लो हमें मैक्सिमाइज करना था,
ठीक है, और हमें पता चला कि ओपन ग्राफ है, ओपन या फिर अनबाउंडेड रीजन है, उस केस में आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करना होगा या एक और लाइन ड्रॉ करना होगा। और वो लाइन, अगर हम इसको मैक्सिमा की बात करें कि मैक्सिमा करना था, तो उस केस में आपको 2x + 3y ग्रेटर देन m, m फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो कि अभी 15 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और इसका जो ग्राफ होगा ये डॉटेड लाइन होगा क्योंकि ग्रेटर देन है। तो मैंने आपको एक बार याद होगा कि स्टार्टिंग में बोला था कि बताऊंगा कि कहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, अगर आपको याद हो तो। याद है थोड़ा सा, अभी बताया था यहाँ पर मैंने कि डॉटेड लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, सो ये मैं बताऊंगा कि कहाँ करना है। तो ये भी वो पॉइंट है कि कहाँ करना है। तो जब हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारा अनबाउंडेड रीजन की वजह से सॉल्यूशन आया, वो सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, उस केस में आपको क्या करना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से एक डॉटेड लाइन का ग्राफ बनाना होता है। शेडिंग भी करनी होगी ग्रेटर देन है, बट लाइन जो बनेगी वो डॉटेड बनेगी, ये ध्यान रखना। तो ये आपको बनाना होगा। अगर वो मिनिमा का केस है तो लेटस से अभी के लिए जो मिनिमा है वो ले लेंगे कुछ भी, तो 2x + 3y <m है। तो अभी के हिसाब से जो हमने पॉइंट्स लिए हैं लेटस से ट्रायल के लिए, तो वो 2 है। तो मैं 2x + 3y का क्या कर दूंगा, लेस देन, अगर मिनिमा है तो लेस देन के साथ उस मिनिमा वैल्यू की एक ग्राफ को प्लॉट करूंगा। अब दो केस हो सकता है, ठीक है, जब आप शेड करोगे जब दोनों ही केस में, तो शेड करने पर आफ्टर शेड द गिवन इन इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। तो दो केस हो सकता है। अगर पहले से जो आपका अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, तो एक नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, एक मिनट, ये थोड़ा सा ये चल, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो नोट में ये है, नोट ये है कि विथ अनबाउंडेड रीजन, if there is any common point, then no solution exists, अगर हमारे इस ग्राफ का जो कि हमने यहां बनाया और जो पहले से अनबाउंडेड रीजन है उसके बीच में अगर कॉमन रीजन आया, एक भी पॉइंट आया कॉमन, जैसे मान लो एक अनबाउंडेड ग्राफ ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया लेटर से, और ग्राफ ड्रॉ करने पे वो ऐसा आया कि वो जो लाइन है उसका शेडेड पार्ट जो है, जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ किया और उसका जो शेडेड पार्ट है वो एक भी अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है दोनों के बीच में, तो उस केस में यहाँ पर जो आया सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ही नहीं है और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें स्मिथ, अगर ऐसा हो कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन है वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इफ नो कॉमन पॉइंट देन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विच वाज प्रेजेंट, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, इज आवर आंसर। क्लियर है कि नहीं? और ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि जब आप जैसे ये ग्राफ ले लो ऐसा और एक ले लो ऐसा, तो जब आप ड्रॉ करेंगे ना, कुछ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ड्रॉ करेंगे ना, ज्यादातर क्या होगा, जो लाइन होगी ना, एक सेकेंड में बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये। लेटर से आपने ओपन ग्राफ देखा और ओपन ग्राफ के बाद आपने जो भी था मैक्सिमा या मिनिमा के हिसाब से आपने क्या किया, आपने ड्रॉ की लाइंस। तो एक थोड़ा सा ले लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा कुछ होगा लेटेस्ट से, और इसको भी यहाँ से अनड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए इस तरीके से। और शेडिंग हो रही है इस तरफ, समझ रहे, शेडिंग इस तरह हो रही है। तो क्या कॉमन पॉइंट है इनके बीच में या नहीं है? बोलो। तो लेकिन ये तो जो कॉमन पॉइंट है वहां तो हो रहा है, टच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, लेकिन क्योंकि डॉटेड लाइन है तो वो पॉइंट इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, इस वाले सॉल्यूशन, मतलब इस वाले रीजन में। यस और नो? समझ रहे कि नहीं?
ये जो हमने लेस देन वाला ग्राफ बनाया है एम या ग्रेटर देन वाला जिसके लिए भी बनाया है, उसका वो पॉइंट पार्ट ही नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन है ना, इस मींस उसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो हमारा सॉल्यूशन इस रीजन का पार्ट नहीं है, उसका पार्ट है जो अनबाउंडेड वाला है, क्योंकि उसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा या लेस देन इक्वल्स टू होगा, तो उसका पार्ट है, बट इसका पार्ट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट स्मिथ? नहीं होगा, मतलब ये इसमें हम ये मानेंगे कि कोई कॉमन रीजन नहीं है, इस वाली कंडीशन में नो कॉमन रीजन है, इसलिए सॉल्यूशन हमारा जो आया वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ये पार्ट है लेकिन ये पार्ट नहीं है। क्लियर है? नो कॉमन रीजन, जो सॉल्यूशन आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालेंगे तो आप देखेंगे दो ऐसे पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि सेम आंसर दे रहे हैं और दोनों ही आंसर है, मतलब मैक्सिमा ही दे रहे हैं दोनों। ठीक है, जैसे कि लेटर से कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ है, एंड फिर एक सेकेंड, तो लेटर से ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है, तो हमने ये ग्राफ बनाया लेटर से, तो ये हमारा जो है कॉर्नर पॉइंट्स कुछ कुछ निकल के आएंगे। अब मान लो कि z इज इक्वल टू मेरे पास 2x प्लस 3y। ठीक है, अब ये पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, पॉइंट का पता नहीं, x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं और x3 y3 लेते हैं। हमने इसको पुट करा, इसको हमें करना था मैक्सिमाइज, तो ये भी दे रहा है वैल्यू 15, ये दे रहा है 12 और ये दे रहा है 15, तो मैक्सिमाइज करना था दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, या मिनिमाइज करना था दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसे केस में दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके ऊपर पड़ने वाला हर एक पॉइंट मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पार्ट है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये कह सकते हो। दिस ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे इस चीज को? देखो, आपको मैक्सिमाइज करना था तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया, इस कॉर्नर पॉइंट ने आपको वैल्यू दिया 12 और इस कॉर्नर पॉइंट ने आपको वैल्यू दिया 15 और इस कॉर्नर पॉइंट ने दिया 15, तो क्या हमारे पास अब दो वैल्यूज हैं जो हमें मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमारे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को? यस। तो जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है हमारे फिजिबल रीजन का या कन्वेक्स सेट का, वो पूरी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, और अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, किसी भी एक लाइन के ऊपर हमारे पास इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये सुनो। तो ये इनफिनाइट पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ही हमारे क्या हैं, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्लियर है? दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑन द लाइन आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है इस चीज का? ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है ना, इस केस में इनफिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ रहा है? और इस चीज को आप फील कहाँ कर सकते हो? कि एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का, जस्ट लेट मी फाइंड आउट दैट एग्जांपल, एक सेकंड देखो। सो अब हाँ, तो एक मिनट, एग्जाम्पल 5 एक बारी देखो, तो मैं भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 12 एलपी। इसमें एग्जाम्पल 5 जो है वो इस चीज का एक एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ज्यादातर चांस है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो ऐसा है कि एमसीक्यू में आ सकता है या केस बेस्ड स्टडी में पूछा जा सकता है। केस बेस्ड स्टडी में एक ही में सारे क्वेश्चन 3-4 पूछ देगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, यस एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देखेंगे, इसको मैं वहीं पे ले आता हूँ, एक सेकेंड। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि दो आंसर ऐसे मैक्सिमाइज करना था इसको, ग्राफ प्लॉटिंग हुआ और पता चला कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर की वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है, या सुनो ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे वो पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लो। तो पॉइंट है हमारे, देखो 180 180 मैक्सिमाइज करना, अगर मिनिमाइज करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमाइज में 60 एक ही आंसर है तो वही मेरा आंसर हो जाता, बट मैक्सिमाइज करना था तो दो आंसर आ गए, ठीक है। और मिनिमाइज में भी दो आएंगे तब भी ऐसा ही होगा जैसे भी बता रहा हूँ। सो मैक्सिमाइज में 180 कौन कौन दे रहा है, तो 15,15 ये दे रहा है और 0,20। तो इस ये जो पूरी लाइन है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इस चीज के बारे में। We now find that minimum and maximum value of z from the table. We find that minimum value of z is 60 at point 5,6 of feasible region. इससे भी हमें काम नहीं है, दोनों पता करने थे इनको, तो अभी हमें ये तो समझना नहीं है, तो सिंपल है। बाकी देखो, the maximum value of z on feasible region occur at two corner points and its value is 180 in each case. Observe that in every example portion has multiple optimal solution at corner point C and D. The both point produce same maximum value 180. In such cases you can see that every point on the line segment CD joining the two corner points C and D also give the same maximum value. Same is also true in the case of two point produce same minimum value. Getting it or not? मतलब ये हमारा सॉल्यूशन अनलिमिटेड है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ज्यादा कुछ रहा नहीं, क्वेश्चंस को ही करने का है। जो कॉन्सेप्ट वाइज था मैंने ज्यादातर चीज आपको बता दिया है। अच्छा, कुछ ग्राफ्स को ड्रॉ करने में आपको दिक्कत हो सकता है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं एंड देन क्लास को एंड करते हैं। तो सबसे पहले x लेस देन इक्वल्स टू अगर 20 का ग्राफ लेटर से मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 20 का ग्राफ बना दूंगा। अगर ये इक्वल्स टू नहीं होता तो डॉटेड लाइन बनाना पड़ता है, बट अभी तो है। तो मैं क्या करूंगा कि x इज इक्वल्स टू 20, जैसे x इज इक्वल्स टू 20 ऐसे ही बनाओगे, यस और नो? देखो मैं ओरिजिन का पॉइंट ले सकता हूँ, तो ओरिजिन का जब पॉइंट लूंगा उस केस में क्या होगा, मैं पुट करूंगा तो 0,0 तो y है नहीं, तो सिर्फ x पुट कर दो तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 20 सही है। तो शेडिंग किधर हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ। क्लियर है और नॉट? इसी तरीके से y वाले में भी होगा। लेटर से मुझे y ग्रेटर देन 30 का बनाना है, तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से और फिर 0,0 ही पुट कर देता हूँ। तो y x है नहीं, y पुट करूंगा तो गलत कह रहा है, गलत कह रहा है तो दूसरी तरफ बना दूंगा मैं, ओरिजिन की दूसरी तरफ, क्योंकि ओरिजिन वाला पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास आता है सिंगल कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन तो आपको ऐसे चेक करना है। कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो जाएगा। अगर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आता है तो आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक सेकेंड देख लेता हूँ एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें से मैं सेकेंड करा देता हूँ, फिफ्थ और सेवंथ करा देता हूँ, 3 क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो सबसे पहले सेकेंड ले आते हैं। सो मिनिमाइज करना है। देखो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो उससे अभी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि हम ग्राफ को प्लॉट ना कर लें, क्योंकि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का काम तब आता है जब कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। तो पहला काम है बिना कुछ किए कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना, मतलब बिना कुछ सोचे। तो सबसे पहले x प्लस 2y है, x प्लस 2y है लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास 2 हैं तो 2 पार्ट में बांट दूंगा मैं अपने पेपर को, ठीक है। एक तरफ एक के लिए काम करूंगा और दूसरी तरफ दूसरे के लिए। तो एक मेरा ये हो गया और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 है
और साथ में आपको ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दिया रहेगा। ये आपको बस इतना बता रहा है कि आपको जो भी करना है फिजिबल रीजन वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। ये तो आपको पता होगा दोनों पॉजिटिव है, x दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सुनो। ठीक है, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी पूछा जा सकता है कि x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये कहाँ होगा, तो बताओ कहाँ होगा? x नहीं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ, और y पॉजिटिव यहाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट। यस और नो, है ना? तो साइन देख लोगे, ये क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, ये क्या होगा? दोनों ही लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। यस और नो? तो अगर ऐसा कुछ पूछते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। सो अभी क्या करेंगे हम? सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 ले लेंगे और पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको कि 0,0 ले लेना है। एक मिनट, तो आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले x और y, तो x को जब 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा? 4, और y जब 0 लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। तो देखो पॉइंट ऐसे लेने हैं जिससे कि दोनों में जो वैल्यू हो ज्यादा डिफरेंस ना हो, पता चले इसमें 2 5 ले रहे हैं और उसमें 10 और 50 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लगभग आसपास में वैल्यूज होना चाहिए। अगर ये अंडर 10 है तो ये भी अंडर 10 ही आए, ऐसा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे वैल्यूज लो, अगर 0 से काम नहीं चल रहा है तो 0 वाला तो लो ही लो, और उसके अलावा फिर छोटे वैल्यूज भी ले लो, जिससे कि थोड़ा समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें, कि पॉइंट्स जो है वो, क्योंकि जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो कितने का गैप देना है, कितना यूनिट लेना है, स्केल क्या लेना है, वो एक ही जैसा हो तो ज़्यादा सही है। बाकी वैसा दिया ही रहेगा कि आपको ऐसा ही आए। तो एक्स वाई, एक्स 0 वाई 4 वाई 0 एक्स नहीं वाई 6 और एक्स जब 0 वाई जब 0 पुट कर दोगे, पुट कर रहा हूँ जस्ट, और जब मैं 0 पुट करूँगा तो एक्स का वैल्यू 4 आएगा। अब मैं क्या करूँगा? ग्राफ ड्रॉ करूँगा जिसमें दोनों को प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो टेढ़ा है, इसको टिक कर लेते हैं। यस, तो पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें तो 0,4 0,4 प्लॉट कर दो इसके अंदर। तो 0,4 कहाँ होगा? तो 0,4 मानते हैं कि यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और फिर क्या है? एक्स एक्सिस वाला क्या है? 8,0, तो 8,0 कहाँ होगा? लगभग यहाँ कहीं होगा 8,0। दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है वो। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? 0,4, और ये क्या है? 8,0। अब हमें ये भी चेक करना है कि किधर लाई करेगा ये। तो इसी में 0 प्लस 0 पुट कर देंगे, तो ये लेस देन 8 है, तो सही बात है, तो ओरिजिन की तरफ ही शेडिंग हो जाएगी। तो शेड कर सकते हो, हल्का सा शेड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाहर भी शेड कर सकते हो, कॉमन रीजन अंदर होना चाहिए, बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो बाहर की तरफ भी है। तो थोड़ा सा हल्का पेंसिल से शेड कर दो, जो कॉमन रीजन होगा उसको डार्क पेंसिल से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और 0,6, तो 0,6 कहाँ होगा? तो थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ाकर हम मान लेते हैं कि 0,6 यहाँ पर है। और 4,0 कहाँ होगा? लगभग यहाँ पर, तो 4,0। अब क्या करना है? अब लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अब क्या करते हैं? शेडिंग करते हैं। तो शेडिंग जब करेंगे तो पहले पॉइंट्स को देखना होगा कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो देखो इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इन इक्वेशन को। तो ओरिजिन वाला पॉइंट की तरफ जो है शेडिंग हो जाएगा। तो शेडिंग कहाँ हो जाएगा? इधर। अब जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको थोड़ा सा डार्क कर दो आप। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है
क्योंकि पेंसिल है आपके पास ना, आपके पास कलरफुल चीज़ें तो होगी नहीं, तो आप इसको हल्का हल्का करके दोनों को, और जो कॉमन रीजन आएगा उसको डार्क कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो सबसे पहली बात आता है कि सर कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, तो क्या आप कॉर्नर पॉइंट्स बता सकते हो? हाँ, तो 0 0। एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? तो देखो ग्राफ, ये तो मेरा रफ ग्राफ है, जो एक्चुअल ग्राफ होगा उसमें आपको दिखेगा कि कितना है ये। जैसे 1 1 का गैप लिया आपने, तो 3 पे लाई कर रहा है या कहाँ लाई कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? अभी अगर मान लो मुझे अभी चेक करना हो, तो मैं क्या करूंगा, ट्रिक लगाऊंगा कि दोनों लाइन जहां मिल रही हैं वो पॉइंट पता कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या होगा, पॉइंट पता चल जाएगा। तो वैसे आपके पास ग्राफ होगा अगर आता है तो, नहीं तो ये ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए कि x + 2y = 8 वाली लाइन है एक, और एक लाइन क्या है हमारे पास, 3x + 2y का। यस और नो? तो 3x + 2y है इक्वल्स टू, जहां जहां दोनों मिल रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इक्वेशन होगा। तो दोनों को अगर सॉल्व कर दें क्लास 10th के हिसाब से तो मुझे वो मिल जाएगा। तो 2y सेम है, हट जाएगा। सो ये हो जाएगा -2x = -4। तो x का वैल्यू तो 2 है, x2 है, x2 पुट करें तो y3 है, तो ये 2,3। तो मेरे पास क्या है कि क्लोज ग्राफ है, और मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। मैं बॉक्स बनाऊंगा और चेक करूंगा कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स मेरे मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमाइज का क्वेश्चन था। तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, x y के लिए कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ये, और इधर जो है ऐसे कर देते हैं। तो एक में हमारा क्या आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे z की वैल्यू आ जाएगी। तो z क्या है, अब z का रोल आ जाता है यहाँ पर। तो z हमारे पास है -3x + 4y। सो -3x + 4y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या निकल के आए हैं हमारे पास? सो 0,4, 4,0, 2,3, 0,0। कौन मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है? लेट मी चेक। मिनिमाइज करना है, यस। तो जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देगा वो हो जाएगा, या जो लेस पॉजिटिव वैल्यू, तो 4 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 0,4 रखने पर अपना ये 16 आ जाएगा। फिर 4 0 रखूंगा तो -12 आ जाएगा, और 2 3 रखूंगा तो -6 और +12 ना, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 0,0 रखूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई आपकी, माइनस, हाँ, तो 4,0 पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन -12 है, कहाँ और कहाँ पे अकर कर रहा है, एट 4,0। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ्स को ड्रॉ करना है, वैल्यूज को पता करना है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी पता करना है। तो और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीज। एक सेकेंड, तो कुछ और क्वेश्चंस को ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ले आते हैं, और लास्ट में को ये बताऊं कि जब ओरिजिन से पास करता है तो उस केस में हम 0,0 ना रख कर क्या कर सकते हैं। तो क्या आपको ये पता है या नहीं पता है? अच्छा, चलो उस पर बात कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि कुछ रह ना जाए सब कुछ करने के बाद। तो मैक्सिमाइज करना है यहाँ हमें इसको। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास कितने हैं देखो, यहाँ पर मेरे पास दो इनइक्वालिटी है। एक है x + 2y <= 10, एक है 3x + y <= 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग चेक करते हैं। सबसे पहले x + 2y = 10 लेते हैं। तो एक बॉक्स बनाते हैं, x y, x0 y 10, y0 x 5, 3x + y = 15, x y, x0 y 15, y0 x 5। तो 5 का
गैप मतलब 5 के लिए ले लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 है ना। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो 5, 10, 15 यहाँ पे देखें तो 5, 10, 15 पहला है 0,10 तो ये हो गया वो पॉइंट, इसको 0,10। दूसरा क्या है 5,0 ये रहा वो पॉइंट 5,0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन। शेडिंग करनी है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि कहाँ पे इसका रीजन है। तो उसके लिए मैं जो मेरी इक्वेशन है उसमें 0,0 पुट करूंगा। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये सही कह रहा है, तो इसकी जो शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ हो जाएगी। अगर नहीं होता सही तो ऊपर की तरफ कर देते इस तरफ। तो अभी तो सही है। अब एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो 3x + y इक्वल्स टू 15। तो 0,15 ये रहा, 5,0 ये रहा। तो कुछ इस तरीके से इसकी लाइन होगी। इसको ऐसा कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। यस, इसकी शेडिंग भी चेक करोगे तो इसकी जो शेडिंग होगी वो 0 + 0 रखने पे सही ही बताएगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट आएगा, मतलब जो फिजिबल रीजन जो आएगा वो ये रीजन आ जाएगा। क्लियर है? और कॉर्नर पॉइंट ये है। और ये कैसे पता करेंगे? तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एक है x + 2y इक्वल्स टू 10 और एक है 3x। सो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर वाले में, या नीचे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर को 3 से कर देते हैं। सो 3x + 6y इक्वल्स टू 30। 3x प्लस ये y है प्लस y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस, ठीक है, और ये माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? तो y 3 होगा। और जब आप पुट करके देखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में इसको, y की वैल्यू को, तो x का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। जैसे x + 2 × 3 इज इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? 4,3। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए। तो जब कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए तो आप उसको प्लॉट कर दें। तो 4 है हमारे पास, एक 0,0 भी है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट कॉर्नर पॉइंट्स है और एक पार्ट आपका सॉल्यूशंस जेड के। तो एक हमारा 0,10 है, एक तो 0,10, एक हमारे पास 4,3 है, एक हमारे पास 5,0 है, और एक हमारे पास 0,0 है। जेड का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जेड इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज करना है, वो 3x + 2y है। जब x 0 y 10 तो 20, 12 + 6 18, 15 और 0 मैक्सिमाइज करना था। तो z इज इक्वल्स टू 20 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल वैल्यू। और सॉल्यूशन क्या होता है? पॉइंट को बोलते हैं। तो 0,10 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो आपको लिखना है कि मैक्सिमम है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, या मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देन आप ट्राई करके मुझे बताना कि कौन से क्वेश्चन सारे कर लो। ठीक है, आज का दिन इसी को दे दो। फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट छोड़ दो, बाकी सारे ट्राई कर लो। सो 10 कौन सा 7th कर लेते हैं। 7th में हो सकता है कि ओपन ग्राफ है। ओपन ग्राफ का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपको ओपन ग्राफ मिलता है तो आप ट्राई कर लेना, क्या पता यही ओपन ग्राफ हो। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या बोला गया है, क्वेश्चन आता है तो दोनों करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 है यहाँ पर, तो अभी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा अपने एरिया को। तो एक पार्ट हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और तीसरा पार्ट हमारा साइड में पड़ा हुआ है।
सबसे पहले x प्लस 2y की बात कर लेते हैं। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो जब हम बॉक्स बनाएंगे x y, तो ये किसका होगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 का। x 0 तो y का वैल्यू 60 और y 0 तो x का वैल्यू 120। दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। x को 0 पुट किया, y 60, y को 0 पुट किया, x 60। सेकेंड है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या पॉइंट्स लें, क्योंकि जीरो अगर देखो अगर आप एक बार जीरो लेते हो तो दूसरा भी जीरो ही आएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का। तो दोबारा जीरो लेने का फायदा नहीं है भाई, क्योंकि वही आएगा फिर। तो क्या ले, तो देखो ऐसा नंबर लो जो इनके आसपास हो। तो 60 है तो आप यहाँ पे भी y को 60 ले लो, ठीक है। तो y जब 60 होगा तो x का वैल्यू 120 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? बच्चा क्या करेगा, 5 ले लेगा, 10 ले लेगा, नहीं, जिस अराउंड में ये वैल्यूज आ रही हैं उसी अराउंड में भी लो। ये सुनो, बोलो, ठीक है, ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो दिक्कत ना है कि हमें क्या करना है। अब 120 है तो एक्चुअल ग्राफ में आप 10-10 का गैप लेकर और क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ग्राफ को प्लॉट करते हैं, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास एक x एक्सिस हो गया और एक ले लेते हैं y एक्सिस। यस, तो y एक्सिस को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 10-10 यूनिट ले लेते हैं, 10, 20, 30। सो मेरा जो ग्राफ आएगा वो एक रफ ग्राफ आएगा, लेकिन आंसर एक्चुअल आएगा, आंसर रफ नहीं आएगा। 60, 70, 80 और इसी तरीके से ऊपर भी करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि 120 तक है, अगर आपको पता हो तो 120 तक है, तो थोड़ा सा और हमें देना होगा इसको। आप 15 का भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने 10 का ले लिया है तो रहने देते हैं। 90, 100, 110 और लास्ट हमारा हो जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा सेकेंड और एक्स एक्सिस का भी ड्रॉ करते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। चलो, तो 0,60 कहाँ पे होगा, ये रहा 0,60। देन 120,0 एक्स एक्सिस में 120,0 ये रहा 120,0। दोनों को प्लॉट कर देते हैं एंड एक लाइन लेते हैं जो दोनों को ज्वाइन कर रही हो। अब क्या करना है कि चेक करना है कि कहाँ पे लाई करेगा ये, ठीक है। एक्स ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। तो 0 + 0 पुट करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 20 सही है। अब सही है तो हमारी जो शेडिंग होगी वो इस तरह हो जाएगी। तो कुछ खास शेडिंग करने की जरूरत नहीं है, हल्का शेडिंग कर सकते हो, और जब कॉमन आएगा उसको फिर आप अच्छे से करना। तो दूसरा है हमारे पास 0,60 और 60,0, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो 0,60 कहाँ होगा, ये रहा, और 60,0 कहाँ है, ये रहा। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और शेडिंग कहाँ होगी तो उसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ओरिजिन को नहीं इंक्लूड कर रहा है, ये गलत हो गया, तो इसकी जो शेडिंग होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। देन अगला है हमारे पास 0,0 और 120,60। तो 120,60 कहाँ है, सॉरी
हाँ हाँ 0,0 मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। और फिर क्या है हमारे पास 120,60, तो 120 ये रहा, और इसके अराउंड जो 60 होगा वो यहाँ पर है लगभग इस जगह पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो केस है जो कि आ गया अभी, जिसमें जो लाइन है वो खुद ओरिजिन से पास कर रही है, अब यहाँ पर जो है वो 0,0 रखना सही नहीं रहेगा। ठीक है, 0,0 रखने में पता नहीं चलेगा ऊपर जाए कि नीचे जाए, क्योंकि खुद ओरिजिन से पास कर रहा है। इसीलिए इसमें कुछ और रखना पड़ेगा। तो क्या रख सकते हो, कुछ भी, जैसे कि इसके ऊपर का कोई पॉइंट ले लो, जैसे 0,30 ले लो, इसके नीचे का पॉइंट ले लो 50,0, तो 0,30 ले रहा हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, तो 0,30 पुट करते हैं। तो 0,30 जब आप पुट करोगे तो 0,30, तो 0 माइनस 3 टाइम्स 30 या 2 टाइम्स 30, सो ग्रेटर देन 0, तो -60 ग्रेटर देन 0। गलत आ रहा है, इट मीन्स जो आपकी शेडिंग होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। और नीचे की तरफ होगी तो कॉमन एरिया क्या निकल के आया, ये वाला रीजन। यस और नो, बोलो। तीनों का रीजन जो कॉमन रीजन है क्या वो यही है, ये बीच वाला पॉइंट, ये वाला। देखो, अगर समझ नहीं आ रहा तो देखो इसका कहाँ है, नीचे की तरफ, इधर है ना। ये देखो ये सारा नीचे है इसका, और इसका कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो इसका इधर से इधर हो गया, और इसका कहाँ है, इधर। तो कहाँ पे कॉमन एरिया निकल के आ रहा है, यही तो आ रहा है, ये वाला। कोई मन में कोई सवाल आ रहा है क्या? सर ये जो लाइन है x माइनस, हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि गलत हो गया ना वो, क्योंकि आपने जब ये फॉल्स हो गया ना, जब आपने 0,30 लिया ना, तो आप देखोगे जाके तो वो जो है ना आपका गलत आ जा रहा है। देखो -60 ग्रेटर देन 0, सही है क्या, नहीं ना, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो जो पॉइंट आपने लिया उसकी दूसरी तरफ शेडिंग करनी होती है। सर अगर मैं 30,0 लेती तो लेके देख लो, तब भी यही रीजन आएगा, तब वो सही हो जाएगा, और फिर नीचे की तरफ शेड हो जाएगा 30x की जगह, y की जगह 0 ग्रेटर देन 0 सही है, इसीलिए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ आया, क्योंकि पॉइंट आपने जो लिया अगर वो सही होता है तो उसकी तरफ शेडिंग, नहीं होता है तो दूसरी तरफ शेडिंग। ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो आ गए, बाउंडेड है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है आपको। ये सुनो, तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है, तो इसीलिए आपको दोनों वैल्यूज को निकालना होगा, एंड देन आपको सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख देना है। क्लियर है, समझ आ रहा है? एक सेकंड, कोई ओपन वाला करना चाहते हो, ओपन ग्राफ वाला, ये ट्राई करोगे उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा सारा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ओपन ग्राफ में बस यही है कि आपको एक एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है आफ्टर फाइंडिंग दी वैल्यूज, और अगर वो उसकी जो कॉमन पॉइंट्स है कोई भी अगर आता है तो, या देखो ये तो पूरा आता है या तो थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, तो वो देखना होगा। तो अगर आता है तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स जो सोल्यूशन आया है वही हमारा सोल्यूशन है। क्लियर है इसमें? तो अगर डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे। तो सब कुछ हो गया इसमें। अब क्या करोगे आप, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के भेजूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, मुझे बारी पिंग कर देना 10 PM पे, आपको बताना और वो करके लाना है, मतलब करना है एमसीक्यूज टाइप में, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है इसमें, ओके बाय। हाँ 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 हाँ, बताओ।